अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK ब्राइट केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है एक एटम के अंदर जो पाया जाता है, ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो शेल होता है, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, ये मेरे पास न्यूक्लियस है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, इसकी एनर्जी को मालूम करना है। हमारा जो मेन पर्पस है यहाँ पर, हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जो ऑर्बिट्स होते हैं न्यूक्लियस से इर्द गिर्द जो ऑर्बिट पाए जाते हैं, इनकी एनर्जी क्या होती है। ठीक है, बेसिक हम लोग एनर्जी को चेक करना चाहते हैं, क्योंकि ये वेरियस एनर्जी के शेल से पाए जाते हैं। ये शेल है, ठीक है, मेरे पास। उसके बाद एक और मेरे पास शेल है, इसको मैं नाम दे देता हूँ K शेल, L शेल, ये मेरे पास है जी M शेल। अब इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया था, जब बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ाया था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जब KM शेल यानी कि हायर एनर्जी लेवल शेल से इलेक्ट्रॉन इस शेल में आता है तो एनर्जी को इमिट करता है, बिकॉज इस शेल की जो एनर्जी होती है वो कम होती है इस शेल की निस्बत। ठीक है, इसीलिए वो एनर्जी को इमिट करके इस शेल में आता है। लेकिन जब शेल नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में जाता है, इस शेल की एनर्जी कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और अपनी एनर्जी इस शेल की जब बराबर करता है फिर ये इसके अंदर जाता है। आज हम लोग ने देखना है कि कैसे वाकई ऐसा होता है कि जो शेल्स होती हैं उनकी एनर्जी, जो लोअर शेल होती है उनकी एनर्जी कम होती है और हायर लेवल के जो शेल होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। बेसिक हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को निकाल लेते हैं, ठीक है, ऑर्बिट के अंदर, तो हमें शेल की पता चल जाएगी। अब हम लोगों ने देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की इधर जो फर्स्ट एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, ठीक है, इधर पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसके पास मोशन की वजह से एक एनर्जी पाई जाती है इलेक्ट्रॉन के अंदर, वो है काइनेटिक एनर्जी। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, वो एनर्जी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन इधर मूवमेंट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इसके अंदर जो एनर्जी पाई जाती है वो है काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी एनर्जी भी यहाँ पर एक और पाई जाती है, वो ये है कि ये भी चार्ज बॉडी है, जिसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। ठीक है, अब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट चार्ज बॉडी हैं, इनके दरमियान एक फोर्स पाई जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, बेसिकली इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं कि इसमें एक और एनर्जी पाई जाती है जिसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हमें पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी होती है द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। हरगिज़ ये बात नहीं है कि जो बॉडी है उसके अंदर पोजीशन की वजह से जो स्टोर एनर्जी होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यहाँ पर अट्रैक्शन की वजह से भी एक एनर्जी पाई जा रही है इलेक्ट्रॉन के अंदर, ठीक है, जिसे कहते हैं ड्यू टू अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों एनर्जीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी को भी और पोटेंशियल एनर्जी को भी। जब इन दोनों एनर्जी को जमा करेंगे तो हमें टोटल एनर्जी पता चल जाएगी एक इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर। तो इस तरह हम लोग बाकी ऑर्बिट के अंदर भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को चेक कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि 1/2mv², काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होता है, ऐसे ही है। अब 1/2m, अब v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर जब मैंने आपको पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी हम लोग इजीली डिटरमाइन कर लेते हैं। किस फार्मूले के ज़रिए, v बराबर है हमारे पास ze² 2NH∈0। ठीक है, अब इसका स्क्वायर है, अब इस स्क्वायर को अगर ओपन करें तो हमारे पास आंसर आता है 2mz² e⁴ और नीचे आ जाता है जी 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, m² h², उसके बाद जी ε0²। ठीक है, अब यहाँ पर जो टर्म कांस्टेंट है उनको अलहदा कर लें, जो चेंज होती हैं हर एटम टू एटम उनको अलहदा कर लें। यहाँ पर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, z ये चेंज होता है हर एटम टू एटम। ठीक है, e⁴ कांस्टेंट है, यहाँ पर 4 2 are 8, n भी चेंज होता है h² और ε0²। बाकी जो चेंज होती हैं हर एटम टू एटम z² और होता है हमारे पास n²। ठीक है, अब ये जो टर्म कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमें पता है, वो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 1313.13 मल्टीप्लाई z²/n² किलो जूल, या किलो जूल पर मोल के अंदर वैल्यू है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो हम लोगों ने कैलकुलेट की है यहाँ पर, यानी कि ये सारी की सारी जो टर्म है इसकी वैल्यू मैंने लिख दी है।
अब यहाँ पर Z रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को, N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ शेल को। अगर मैं चाहता हूँ मालूम करना काइनेटिक एनर्जी, जस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन, तो यहाँ पर मैं 1 पुट करूँगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। और फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर यानी कि N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिट को, इसको मैं इधर 1 पुट करूँगा तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ये है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी है, ठीक। अब इसी तरह हम लोगों ने क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। जब उसको मालूम कर लेंगे फिर इन दोनों को जमा करके टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। अब देखते हैं किस तरह हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। अब हमने जो पोटेंशियल एनर्जी देखी है इलेक्ट्रॉन की वो हमारे पास निकल के आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर Q1 Q2 ओवर R, यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी है एक इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। ये हम लोगों ने कैलकुलेट की है। अब यहाँ पर जो Q1 है और Q2 है ये रिप्रेजेंट करें चार्जेस को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 हमारे पास यानी कि इलेक्ट्रॉन Z है, Z ही है, दूसरा हमारे पास जो है -E, ये दो चार्ज बॉडी हैं। R इधर वैसे पुट कर लें। अब यहाँ पर R की वैल्यू पुट करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE -ZE स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर R की हमें पता है क्या वैल्यू होती है, N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ओवर ZE स्क्वायर M पाई, ठीक है। ये हमें पता है कि जो R बराबर इसके बराबर होता है, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करें, ठीक है, हमारे पास आती है Z स्क्वायर -Z स्क्वायर e⁴, ये ऊपर चले जाएगी, M पाई नीचे आ जाएगा मेरे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर पाई पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी चीज़ें देखें जो कांस्टेंट टर्म है उनको अलहदा कर लें। सबसे पहले इधर आप क्या करें, इधर 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों किया है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब आप इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर ये 8 हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8। बाकी वैसे टर्म लिख रहे हैं ZE स्क्वायर e⁴ ओवर, ये मेरे पास आ जाता है जी 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N स्क्वायर H स्क्वायर और इधर मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पर जो टर्म कांस्टेंट है उनको अलहदा कर लें। मेरे पास कांस्टेंट टर्म आ रही है e⁴, उसके बाद आ रही है जी M, और बाकी मेरे पास आ रही है जी 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर, और बाकी जो मेरे पास चीज़ें बची वो मेरे पास बची Z स्क्वायर और N स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये जो टर्म है ये देखें ये बिल्कुल यही है, ठीक है। अगर ये वाली टर्म इसके बराबर है तो मैं इधर यही लिख दूंगा 1313 माइनस 1313 मल्टीप्लाई Z स्क्वायर N स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों एनर्जीज़ को जमा कर दूंगा, जमा करके टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लूँगा फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर कितनी है। अब जब मैं इन दोनों को यानी कि जमा करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1313.13 किलो Z स्क्वायर N स्क्वायर किलो जूल पर मोल, यानी कि ये मेरे पास आ रही है। अगर मैं Z इधर पर पुट करूँ हाइड्रोजन और N की वैल्यू पुट करूँ 1, तो यानी कि मुझे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी मिल जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर पाया जा रहा है उसकी एनर्जी कितनी होगी, वो इतनी एनर्जी होगी मेरे पास, ठीक है। यानी कि ये मैं ड्रा करता हूँ हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, और ये मेरे पास है फर्स्ट ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट जिसे मैं K का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मीन ये इस ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो मेरे पास है जी -313.13 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब इधर मैं पुट करता हूँ, अगर N की जगह 2 पुट कर देता हूँ, ठीक है। 2 पुट करूँगा यानी कि मैं सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी मालूम करना चाहता हूँ हाइड्रोजन की, तो इधर मैं 2 का स्क्वायर करूँगा, 4 से इसको डिवाइड करूँगा। जब मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ रहा है वो है -328.32 किलो जूल पर मोल। अब इसी तरह मैं चाहता हूँ मैं जो तीसरा ऑर्बिट है मेरे पास हाइड्रोजन एटम का उसकी एनर्जी मालूम करना चाहता हूँ, वो मैं क्या करूँगा, इधर मैं 3 पुट कर दूँगा। जब मैं इधर 3 पुट करूँगा यानी कि इधर Z की जगह 1 नहीं, ये 9 हो गया। 9 से मैं जब इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ रहा है -145.92 किलो जूल, ठीक है।
अब इसी तरह मैं चाहता हूँ फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी मालूम करना, फिफ्थ ऑर्बिट की, इन्फिनिटी तक मैं यानी कि मालूम करता जाऊँगा एनर्जी जिस भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इस तरह हमें पता चल गया कि ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रही है। ये देखिए -100, ये देखिए -1313 इतनी एनर्जी है फर्स्ट ऑर्बिट की, लेकिन ऊपर वाले ऑर्बिट में चले जाए इसकी एनर्जी ज़्यादा है, माइनस में अमाउंट है, ठीक है। गौर से देखें, सबसे बड़ी अमाउंट हो माइनस में वो छोटी होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस ऑर्बिट की एनर्जी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि एनर्जी जो है ऑर्बिट्स की इंक्रीज़ होती है ग्रेजुअली, ठीक है। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन जो होगा ऑर्बिट के अंदर उसकी एनर्जी इंक्रीज़ करती जाएगी। अब इस ऑर्बिट की इतनी एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन ने इस ऑर्बिट के अंदर जाना है, ठीक है, तो इन दोनों एनर्जी के दरमियान जो डिफरेंस है एनर्जी का, उतनी एनर्जी वो ऑब्जॉर्व करेगा तो इस ऑर्बिट के अंदर जाएगा। ये नहीं कि थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा, जो मेन इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है, यानी कि ये E2 है मेरे पास, ये E1 है, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है उतनी एनर्जी ऑब्जॉर्व करने पर इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में जाएगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में नहीं जा सकता। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो नेगेटिव है। अब यहाँ पर ये बात माइंड में आती है कि इसकी एनर्जी नेगेटिव क्यों है। बेसिकली होता यह है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है, यानी कि मेन ये फ़र्ज़ कर लें ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ने इसे पकड़ रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ने फ़र्ज़ करने के कर्ज लिया हुआ है, जब तक वो इतनी ही एनर्जी पॉजिटिव के अंदर नहीं देता, मसलन 1313 किलो जाउल, इतनी एनर्जी किलो जाउल, इतनी एनर्जी इतनी एनर्जी हम लोग नहीं देते किसी भी न्यूक्लियस को या एटम, इतनी एनर्जी जब हम लोग एटम को नहीं देते तो तब तक ये इलेक्ट्रॉन इधर से नहीं जा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर मकरूज़ है, ठीक है। जिस वजह से हम लोग को देखा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, इसीलिए कहा जाता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कि इधर एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब हम लोग उतनी एनर्जी देते हैं इस अट्रैक्शन को कम करने के लिए, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर से रिमूव होगा, ठीक है। अब इधर से हम लोगों ने ये साबित कर लिया कि एक्चुअल में होता ऐसा ही है कि जब एक इलेक्ट्रॉन है वो नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ऊपर वाले ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होती है। इसी तरह जब हायर ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में आता है तो जो एनर्जी इमिट करता है, बिकॉज लोअर लेवल के जो शेल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी डिफरेंस है इन दो ऑर्बिट्स के दरमियान, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है। अब ये जो एनर्जी डिफरेंस है इन दोनों ऑर्बिट्स के दरमियान, ये डेल्टा E, ठीक है, इन दो ऑर्बिट के दरमियान ये आहिस्ता आहिस्ता करके कम होता जा रहा है। मसलन ये मेरे पास N1 है ना, ठीक है, ये मेरे फ़र्ज़ कर लें ये मेरे पास ऑर्बिट 1 है, N1 है, ये मेरे पास N2 है। उसके बाद ये मैं N1 बनाया, ये मैं बनाता हूँ N2, उसके बाद मैं बनाता हूँ N3, उसके बाद मैं बनाता हूँ N4, N5। अब यहाँ पर देखिए एनर्जी का डिफरेंस इतना है, ठीक है। अब यहाँ पे कम हो रहा है, इधर और कम हो रहा है, इधर और कम हो रहा है। एनर्जी का डिफरेंस जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट की तरफ जाते हैं तो डेल्टा E जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। ये तो था आज का एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि किस तरह डिटरमाइन करनी है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से हमें पता चल गया कि वाकई इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो यानी कि शेल टू शेल इंक्रीज़ हो रही है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।